Good morning, students. This is Dr. Swati Sharma for BSc Part 3, Chapter 2, Unit 2. बच्चों, इस लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों के धातु लिगेंड बंधन के बारे में। ये आपका सेकेंड यूनिट का चैप्टर है और चैप्टर नंबर भी सेकेंड ही है। इसमें हम इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, एंड इन द लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। इस चैप्टर का यानी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन का आपको थोड़ा सा परिचय देते हैं। हमारी जितनी भी शुरुआती सिद्धांत थे इस बंधन को समझने के लिए, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। सबसे पहला जो सफल सिद्धांत सामने आया था वो लुईस का था, लुईस का एसिड बेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। लुईस का एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत जो है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध बनने की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। लुईस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे धातु आयन हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और बेस वो लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म के दाता हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी लिगेंड्स धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन ग्रहण करके एक बंध बनाते हैं, उस दाताग्राही संबंध को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध कहा गया। और इसको सबसे पहला सफल अप्रोच कहा गया किस संबंध में, संक्रमण धातु संकुलों में बंधन के बारे में। इसके बाद वर्नस सिद्धांत आया था जो आंशिक रूप से इन अणुओं की ज्योमेट्री समझाने में सफल हुआ था। वर्नस थ्योरी आपने पिछले साल पढ़ी थी, आपको ध्यान होगी। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ और पहली सक्सेस इस रिगार्ड में मिली हमको लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिए गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत के रूप में, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये हुआ था 1930 में। 1930 में लाइनस पॉलिंग ने संयोजकता बंध सिद्धांत प्रस्तुत किया और वो काफ़ी हद तक सफल रहा और काफ़ी लंबे समय तक प्रचलन में रहा। उसके बाद 1950-1960 में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई और इसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कुछ मॉडिफाइड रूपांतरित फॉर्म जो है वो आया था लिगेंड फील्ड थ्योरी के रूप में, और लिगेंड फील्ड थ्योरी ने रिप्लेस कर दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और बहुत लंबे समय तक ये मेन थ्योरी के रूप में सामने रहा। मेन थ्योरी जो है वो लिगेंड फील्ड थ्योरी के रूप में संक्रमण धातु संकुलों में बंधन को समझने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने के लिए मुख्य सिद्धांत जो है वो बहुत लंबे समय तक लिगेंड फील्ड थ्योरी रही। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक सिद्धांत अस्तित्व में आया, पर अभी भी हालांकि कुछ उसकी अपनी सीमाएं हैं, कुछ सीमित रूप में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरीज़ अभी भी प्रचलन में हैं और यही हमारे इस चैप्टर में हमारा अध्ययन का केंद्र रहेंगी। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहा है कि पहला टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। इसके बारे में परिचर्चा हम अगले
अपनी ये हमारा परिचयात्मक लेक्चर है, हम अपने अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। पर लिमिटेशंस किसी सिद्धांत के तो हम तब डिस्कस करें जब हमें वो सिद्धांत याद हो। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में याद करेंगे। बच्चों 1927 में 1927 में सिज्विक नाम के साइंटिस्ट ने एक विचार प्रस्तुत किया कि एक उपसहसंयोजक बंध भी एक सहसंयोजक बंध ही है, जिसमें दाता परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान ग्राही परमाणु को कर देता है। यहाँ पे पहले सहसंयोजकता समझे। संयोजक बंध हम तब बना हुआ, हम संयोजकता बंध की परिभाषा हम ये देते हैं कि यह वह आकर्षण बल है जब दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो और दोनों परमाणु अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करें। अब उपसहसंयोजक बंध को भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध क्यों कहा सिज्विक ने? क्योंकि ये देखा गया, ये ऑब्जर्वेशन थी, प्रेक्षण था कि जब दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है और ग्राही परमाणु उसको स्वीकार कर लेता है, तो वह इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों दाता और ग्राही परमाणुओं के मध्य बराबर से साझा होता है। तब आप ये नहीं पहचान सकते कि कौन दाता है और कौन ग्राही है, और उसी प्रकार उसमें पोलैरिटी आएगी, ध्रुवणता आएगी, जो आम तौर पर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सहसंयोजक बंध में आती है। इसीलिए सिज्विक ने ये कहा 1927 में कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें दोनों परमाणु ना साझा करके एक परमाणु यहाँ पर दाता है और दूसरा परमाणु ग्राही है। पर एक बार दान देने और ग्रहण करने के बाद आप उनमें विभेद नहीं कर सकते, वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। इस विचार को लाइनस पॉलिंग ने उपसहसंयोजन यौगिकों पर लागू करते हुए सुझाव दिया कि इन यौगिकों में प्रत्येक लिगेंड अपने एक परमाणु के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। यानी लिगेंड जो है वो एक परमाणु भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, परमाणु का समूह भी हो सकता है, पर कोई एक दाता परमाणु होता है जो अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, और जिसे यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपने पास से कहाँ ग्रहण करता है? एक रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। इस प्रकार पॉलिंग यह समझा सके कि एक धातु परमाणु की सामान्य संयोजकता कम होने के बाद भी वो बहुत सारे लिगेंड से बंध बनाते हुए, बॉन्डिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स पदार्थों का किस प्रकार निर्माण कर सकता है, कॉम्प्लेक्स आयंस का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का किस प्रकार निर्माण कर सकता है। उपसहसंयोजन यौगिकों के निर्माण में संयोजकता बंध सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को निम्न काल्पनिक क्रमों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला ये कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वारा लिगेंड की कुल संख्या के जितने रिक्त परमाणु कक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं, इस संख्या को धातु की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यदि धातु के बाह्यतम कोश को n द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो बंधन में भाग लेने वाले कक्षक ns, np और nd या n-1d होंगे। सामान्यतः आमतौर पर सब आखिरी कोश में बाह्यतम कोश n के कक्षक रिक्त होते हैं, लेकिन n-1d कक्षकों को रिक्त कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की इन्हीं कक्षकों में पुनर्व्यवस्था कर दी जाती है, या इन्हें उच्च ऊर्जा के n+1s या nd कक्षकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक्साइटेशन के स्टेप में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल याद करिए कि CH4 कैसे बनता है।
नंबर 2, ये रिक्त कक्षक संकरित होकर बंधी कक्षकों के एक नए समूह का निर्माण करते हैं जिनकी एक निश्चित दिशात्मक विशिष्टता पाई जाती है। संकुलों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य संकरण होते हैं D2sp3, DsP3, DsP2, sp3, sp2, sp आदि। कक्षकों के संकरण का संबंध उनकी दिशात्मकता तथा संकुलों की ज्यामिति से होता है। नंबर 3, धातु के इन रिक्त संकरित कक्षकों तथा लिगेंडों के दाता परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्मों से भरे कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। संकुलों में ये सिग्मा बंध ही सिज्विक के उप सहसंयोजक बंध हैं जिनमें इनके निर्माण की प्रक्रिया के कारण अत्यधिक ध्रुवता अपेक्षित है। मीथेन का जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसमें तो H के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन था और कार्बन के कक्षक में संकरित कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन था, पर यहाँ एक पूर्णतः भरा कक्षक है और एक रिक्त कक्षक है। पूर्णतः भरा कक्षक दाता परमाणु का है और पूर्णतः रिक्त कक्षक ग्राही परमाणु का है। पर एक बार इनमें अतिव्यापन हो जाए तो फिर ये सहसंयोजक बंध की तरह ही व्यवहार करते हैं और इनको उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। नंबर 4, यदि लिगेंड के पास पाई बंधन हेतु कक्षक भी उपस्थित हैं तो वे धातु के उपयुक्त डी कक्षकों से अतिव्यापन कर पाई बंध बना लेते हैं जिससे केंद्रीय धातु परमाणु पर सिग्मा बंधन के फलस्वरूप एकत्रित इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इसकी नतीजा क्या निकलता है? संकुल के दाता तथा ग्राही परमाणु लगभग विद्युत उदासीन हो जाते हैं तथा बंधन अधिक प्रबल हो जाता है जिससे संकुल स्थायित्व को प्राप्त होता है, यानी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो पाता है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि चार्ज ट्रांसफ़र हम देख रहे हैं कि लिगेंड से मेटल आयन की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। अब इससे क्या होगा? मेटल आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, उसके बारे में हम समझा रहे थे। अब इस सिद्धांत की सफलताएं थीं। ये सिद्धांत सफल हुआ उप सहसंयोजन रसायन के अनेक पहलुओं की व्याख्या में संयोजकता बंध सिद्धांत सफल रहा। इस संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से हम यह भली प्रकार अच्छी तरह से समझ सके कि सामान्य अकार्बनिक यौगिकों में धातु अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर वह किस प्रकार से अत्यधिक उच्च संख्या में लिगेंडों से बंधित होकर भी स्थायी उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण कर लेता है। उप सहसंयोजन यौगिकों की त्रिविम रसायन यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की क्रियाविधि की व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत की उपलब्धि रही। ये इसकी एडवांटेजेस रहे कि हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर सके। अब क्योंकि लिगेंडों का बंधन धातु के संकर कक्षकों के माध्यम से माना जाता है, पॉलिंग इन संकुल यौगिकों की त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री की व्याख्या करने में सफल रहे। संयोजकता बंध सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो D2sp3 संकरण से अष्टफलकीय, DsP3 से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, DsP2 से स्क्वायर प्लेनर, sp3 से टेट्राहेड्रल, sp2 से ट्राइगोनल प्लेनर और sp से लीनियर जियोमेट्रीज को रिलेटेड होती हैं। अब हम पहले पिछली क्लासेस में ये अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं और ये भी देख चुके हैं संयोजकता बंध सिद्धांत उप सहसंयोजक यौगिकों के डायामैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की भी विवेचना सफलतापूर्वक कर सका है। इसके लिए संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा यौगिक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं जिसका चुंबकीय आघूर्ण से सीधा संबंध होता है। H. टॉब ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का गति संबंधी अनुसंधान किया तथा उनकी चंचलता, लेबिलिटी और अक्रियता, इनर्टनेस का
असंकरित डी कक्षों की उपलब्धता तथा संकरण में आंतरिक या बाह्य कक्षकों के समावेश के आधार पर संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से व्याख्या की टॉब ने। बच्चों, ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ। नेक्स्ट लेक्चर को हम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शुरू करेंगे। थैंक यू।